प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिंदी में 50 अंकों का गद्य पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर व्याकरण के होते हैं। आपने व्याकरण प्राथमिक कक्षाओं से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, समझना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी हम उनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर करना चाहेंगे। आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम उनके एक बार और देखना चाहेंगे कि व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा को लिया जाता है। संज्ञा की सबसे अच्छी परिभाषा जो सुव्यवस्थित होगी वो ये है, किसी व्यक्ति, जाति, भाव, गुण, द्रव्य, स्थान तथा क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता एक गुण है। दुख एक भाव है। राधा, मोहन, किशन ये व्यक्ति के नाम है। दौड़ना, भागना, खेलना, सोना, जागना ये क्रिया के नाम है। जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई ये स्थान का नाम है, जगह के नाम है। इसलिए इन सभी से संज्ञा का बोध होता है। संज्ञा के मुख्यतः हम प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। सब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिगत या व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो। ध्यान दें, ऐसे में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हुआ स्पष्टतया नजर आता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आगरा, अमेरिका, जापान, महाभारत, सीता। उदाहरण अपन अनेक को देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया गया कि इसमें स्थान का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है और व्यक्ति का बोध होता है। वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति, उसे संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उनको हम जातिवाचक संज्ञा में स्थान देंगे। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हाथी। अब हाथी का नाम आते ही वो एक तरह से जानवर जो जाति है उसका बोध होता है। पेड़, वनस्पति जो जाति है उसका बोध होता है। मानव एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। तो इसलिए ये जो शब्द है उसमें एक संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक, अगली जो संज्ञा अपन देखेंगे वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो। ध्यान दें, समूह का बोध होगा, उसे समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसमें समूह को प्रमुख स्थान दिया गया है।
जैसे कि जनता, कुटुंब, सेना, पुलिस। आप और हम समझते हैं एक व्यक्ति नहीं रहेगा इसमें, समूह में एक समूह रहेगा, बहुत उसी उसी प्रवासी उसी धर्म से संबंधित एक समूह रहेगा। जनता एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जनता, कुटुंब में भी माँ बाप, दादा दादी, माता पिता, उसके बच्चे और बहुत एक उनका कुटुंब, एक परिवार। तो परिवार में एक अकेला व्यक्ति नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। वो कुटुंब, सेना और पुलिस को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। ये है सब समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य का बोध होता हो, जैसे कि लोहा, घृत, दाल, तेल, सोना, पानी इत्यादि। आपको पता है कि दाल में एक बहुत सारे जो फसल है वो गिनी जाती हैं। दाल में चना आता है, दाल में आता है मसूर, आता है दाल में, आता है मूंग, आता है मोट, आता है, वो सभी दाल में आते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, दशा या भाव, धर्म इत्यादि का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें गुण, दोष, दशा या भाव का स्पष्टतया बोध होता हो, भाववाचक संज्ञा उन्हें कहेंगे। ये प्रौढ़ावस्था, जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ावस्था यानी कि उसकी अवस्था को दिखाया जाता है। यहाँ पर तीखापन यानी कि एक स्वाद, तीखापन, चरपरा, मीठा। इसी प्रकार से बाल्यावस्था, मोटा, दुबला, लंबा, छोटा, ये सभी उसके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ये सारे जो शब्द है, उदाहरण है, वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो संज्ञाओं के अपन और भी दूसरे प्रकार देखना चाहेंगे तो उनका उदाहरण अपने को मिल जाएगा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपन उदाहरण स्वरूप देखना चाहेंगे तो मैं आपको उदाहरण आपके सम्मुख पेश करना चाहूँगा। रमेश बाहर खेलने के लिए गया। तो यहाँ पर रमेश एक व्यक्ति का नाम है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हम भारत में रहते हैं, तो भारत एक जगह का नाम हो गया। भारत एक जगह का, स्थान का नाम हो गया, इसलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता एक अच्छी पुस्तक है। गीता एक वस्तु का नाम है। गीता एक वस्तु आ गई, प्रजाति, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा, वहाँ सभी मंत्रीगण मौजूद हैं। तो यहाँ पर मंत्रीगण है, एक मंत्रियों की जाति को द्योतक है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। गाय पालतू है। गाय एक जाति दर्शाती है, एक जानवर की जाति को दर्शाती है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा। इसके आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहेंगे। उसमें ममता कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पर जो भाव है वो ममता का भाव दिया है।
इसलिए ये भाववाचक ममता जो शब्द है वो भाव है। इसी प्रकार से आज बचपन की याद आ रही है, आज बचपन की याद आ रही है, तो यहाँ पर जो भाव दर्शाया गया है वो बचपन है, बचपन का भाव दर्शाया गया है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो विद्यार्थी यदि संक्षेप में संज्ञा का दूसरा पर्याय हम जानना चाहिए तो संक्षेप में दूसरा पर्याय है संज्ञा का दूसरा पर्याय नाम आएगा। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का यदि शाब्दिक अर्थ हम लेना चाहें तो संज्ञा किन शब्दों से बना है? सम, धन, ज्ञा। सम में हलंत है, सम, धन, ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, पूरा ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाला ही संज्ञा कहलाएगा। इसलिए किसी भी वस्तु, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द या शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।